ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन व्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए हम लोग अपना ये जो टॉपिक है थायराइड ग्लैंड वाला इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है बॉडी के अंदर नेक पार्ट में होती है, नेक रीजन में होती है। यहाँ पर हमारे थायराइड ग्लैंड का जो है वो सिचुएशन होता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये जो अपना लैरिंग्स और जो ट्रेकिया होता है इसके जॉइंट पर प्रेजेंट होती है। ये वेंट्रोलेटरल पोजीशन में होती है इसके ट्रेकिया के। ट्रेकिया जो होता है अपना, जिसको हम लोग श्वास नाल कहते हैं, श्वास नाल के मतलब कि अधर पार्श्व स्थिति में, अधर पार्श्व स्थिति यानी वेंट्रोलेटरल पोजीशन पर होती है। इसे हम लोग, ये एक जो होती है अल्फाबेटिकली एच शेप्ड की होती है, जो अल्फाबेट का एच होता है उसके आकार की होती है, और इसे बटरफ्लाई शेप्ड भी कहते हैं। ये बटरफ्लाई शेप्ड की भी एक ग्लैंड होती है। जनरली जो थायराइड होती है उसके दो लोब होते हैं, और दोनों लोब एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े रहते हैं, कनेक्टिव पार्ट के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो कि नॉन ग्लैंडुलर होता है, जिसे इस्थमस कहा जाता है। तो अगर हम लोग इसके डायग्रामेटिक देखें, इसके अगर चर्चा करते हैं, डायग्रामेटिक चर्चा करते हैं, तो थायराइड जो ग्लैंड है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है। इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। ये इसके दोनों लोब होते हैं, एक ये लोब हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, ठीक है। दोनों ये लोब हैं, और इन दोनों को ये जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है इसको इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। इस्थमस जो होता है वो ग्लैंडुलर पार्ट नहीं होता, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो इसके अगर थायराइड ग्लैंड के जनरल डिस्कशन की बात करते हैं हम लोग, तो अगर इसकी शेप देखें हम लोग, क्या देखें? अगर शेप की बात करते हैं तो ये एच शेप्ड होती है। कैसी होती है? एच शेप्ड होती है, मतलब अल्फाबेट का जो एच होता है उसके आकार की होती है। इसका आकार कैसा होता है? अल्फाबेट के एच के आकार की होती है। इसे बटरफ्लाई शेप्ड यानी तितली के आकार भी कहते हैं। इसको क्या क्या बोला जाता है? बटर, जो फ्लाई होती है उसके आकार की भी होती है। आगे मेरी बात समझ में? इसकी अगर पोजीशन देखें, क्या देखें? अगर पोजीशन की बात करते हैं अपन, तो पोजीशन में ये कहाँ होती है? जो जॉइंट होता है लैरिंग्स और ट्रेकिया का, है ना, एट जॉइंट ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, यानी लैरिंग्स और जो ट्रेकिया का जो जॉइंट होता है उस जॉइंट पर होती है। और ये ट्रेकिया के वेंट्रोलेटरल पोजीशन पे होती है। कौन सी पोजीशन पे होती है? वेंट्रोलेटरल पोजीशन पे होती है। अगर आप इसके ओरिजिन की बात करें, किसकी बात करें? अगर ओरिजिन की बात करें तो ये एंडोडर्मल, ओरिजिन में कैसी होती हैं? एंडोडर्मल होती हैं। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शेप कैसा होता है? ये एच शेप्ड की ग्लैंड है। पोजीशन अगर आप इसकी देखेंगे तो ये जॉइंट पर होती है, किसके? लैरिंग्स के और ट्रेकिया के जॉइंट जहां होता है वहां पर होती है। और ट्रेकिया पर इसकी जो अपीयरेंस होती है, वो अपीयरेंस ये कैसे दिखाई देती है? वेंट्रोलेटरल पोजीशन में दिखाई देती है। और ओरिजिन जो होता है इसका, ओरिजिन कैसा होता है? ओरिजिन इसका होता है एंडोडर्मल। एंडोडर्मल का मतलब क्या हो गया कि ये जो यहाँ पर अपना जो ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स में जो जीभ वाला पार्ट होता है ना, फेरिंग्स जो रीजन होता है उसके जीभ से, यानी जो टंग वाला पार्ट है उसके बेस से एक डाइवर्टिकुलम, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय क्या होता है, अपना जो टंग होता है वहां से एक डाइवर्टिकुलम से इसका ओरिजिन होता है, उसकी एंडोडर्मिस से इसका क्या होगा? ओरिजिन होगा। तो ये तीनों चीजें हमको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। एक इसकी बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज अ मोस्ट लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और दूसरी इसकी जो सबसे खास बात यह है कि ओनली ग्लैंड, ये ओनली यानी एकमात्र ये ग्लैंड है, अकेली ग्लैंड है जो अपने हार्मोन का क्या करती है?
सिक्रेशन भी करती है, ठीक है, सिंथेसिस भी खुद ही करती है और स्टोर भी करती है। क्या करती है? एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन का क्या करती है? सिक्रेशन भी करती है, सिंथेसिस भी करती है और स्टोर भी करती है। यानी कि केवल और केवल ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि सिक्रेशन, सिंथेसिस और स्टोर करने का काम करती है। मैंने इसकी जो इंपॉर्टेंट जो एक जनरल डिस्कशन किया मैंने, इसका शेप एच शेप्ड होता है। पोजीशन इसकी जो होती है वो जॉइंट ऑफ द ट्रेकिया एंड लैरिंक्स के जॉइंट पर प्रेजेंट होती है और इसकी अपीयरेंस जो होती है वो वेंट्रोलेटरल होती है। कैसी होती है? वेंट्रोलेटरल होती है। ओरिजिन में ये एंडोडर्मल होती है जो कि फेरिंग्स रीजन के अंदर टंग्स के बेस पार्ट से निकलने वाले डाइवर्टिकुलम से इसकी ग्रोथ से डाइवर्टिकुलम की ग्रोथ से इसका डेवलपमेंट होता है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ओनली ग्लैंड्स व्हिच आर सिक्रेट ऑन हार्मोन, सिंथेसिस ऑन हार्मोन एंड स्टोर ऑन हार्मोन। ये अकेली एकमात्र ऐसी ग्लैंड है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर, इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं तो इसकी एनाटॉमी में हम देखते हैं कि थायराइड जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड दो लोब से मिलकर बनी होती है और दोनों के दोनों जो लोब हैं वो इसके एक कनेक्टर से जुड़े रहते हैं जिसको हम लोग स्थमस कहते हैं। दोनों के जो दोनों लोब हैं वो इसके कनेक्टर से जुड़े रहते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थमस कहते हैं। अब इसके अंदर देखने वाली बात ये होती है कि इसके अंदर कुछ ऐसी छोटी स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, ऐसी आपको सेल्स दिखाई देती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर सेल कहते हैं। कि ये जो सेल्स दिखाई दे रही है इन सेल को हम क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर सेल। फॉलिक्यूलर सेल कहते हैं। हिंदी में इसको पुटक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पुटक कोशिका कहते हैं। आज मैं एक प्रयास नया कर रहा हूं कि हर वर्ड्स के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन लिख रहा हूं। मेरे काफी हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हिंदी में आप नहीं लिखते, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा वर्जन जो है वो चेंज कर रहा हूँ। इसको फॉलिकुलर सेल्स होती है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पुटक सेल्स कहते हैं। और इन फॉलिकुलर सेल्स के बीच बीच में ऐसे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है। इन फॉलिकुलर सेल्स के बीच बीच में क्या भरा रहता है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या रहता है? संयोजी ऊतक एक मतलब अर्ध तरल मटेरियल होता है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसे आप लोग क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। अगर आप एक फॉलिक्यूलर सेल की स्ट्रक्चर्स को एनलार्ज करके देखते हैं, जो ये एक फॉलिक्यूलर सेल है इसकी स्ट्रक्चर्स को अगर आप एनलार्ज करके देखते हैं तब आप देखेंगे कि इसकी जो लाइनिंग होती है वो क्यूबोइडल यानी क्यूबोइडल एपिथेलियम से कवर्ड होती है। इसकी लाइनिंग किससे कवर्ड होती है? एक जो फॉलिक्यूलर सेल्स है उसकी जो लाइनिंग है वो किससे कवर्ड होती है? वो क्यूबोइडल एपिथेलियम से कवर्ड होती है। ये आपको डायग्राम के अंदर बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द नीट एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ये जो एपिथेलियम होती हैं वो कैसी होती है? क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है, जिसे हम लोग घनाकार उपकला भी कहते हैं। यानी कि एक फॉलिक्यूलर सेल्स की जो लाइनिंग होती है वो कौन सी होती है? क्यूबोइडल एपिथेलियम से होती है। ये क्या होती है? क्यूबोइडल एपिथेलियम, जिसे क्या कहते हैं? घनाकार उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाकार उपकला कहा जाता है। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। जो इसकी जो ल्यूमन होती है, जो ये फॉलिकुलर जो गुहा है, जो फॉलिकुलर जो सेल्स है, इसकी जो ल्यूमन है, ये जो इसकी जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर क्या होता है? एक प्रोटीन भरा रहता है। एक क्या भरा रहता है? प्रोटीन भरा रहता है, जिससे जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन का जो नाम होता है वो क्या होता है? थायरोग्लोबुलिन। क्या होता है सर? थायरोग्लोबुलिन नाम होता है। इस थायरोग्लोबुलिन के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का एमिनो एसिड होता है जिसे क्या कहते हैं? टायरोसिन रेजिड्यूल्स होते हैं इसके अंदर। इसके बहुत ज्यादा मात्रा में इस थायरोग्लोबुलिन में टायरोसिन के रेजिड्यूल्स
टायरोसिन, टायरोसिन ये क्या है, अमीनो एसिड से, ये क्या है, अमीनो एसिड है, इसके रेजिडुअल्स इसके अंदर भरे रहते हैं। यानी कि ये जो फॉलिकुलर सेल जो है, इसकी जो आउटर लाइनिंग होती है वो घनाकार यानी क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है, और इसके जो ल्यूमन होती है, जो कैविटी होती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन से फिल्ड अप होती है। और इस ग्लाइकोप्रोटीन में एक जो होती है वो विशेष प्रकार की जो प्रोटीन होती है उसका क्या नाम है, थायरोग्लोबुलिन नाम होता है, जिसमें टायरोसिन के रेजिडुअल्स सिक्रेट प्रेजेंट होते हैं। अब एक समझने वाली बात है कि ये जो टायरोग्लोबुलिन है इसका सिक्रेशन कौन करती है, इसका स्त्रावण जो है ये घनाकार उपकला करती है, या क्यूबोइडल एपिथेलियम इसका स्त्रावण करती है। यानी कि ये जो थायरोग्लोबुलिन जो प्रोटीन है इसका सिक्रेशन जो है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम करती है। इसके अलावा इस क्यूबोइडल एपिथेलियम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये आयोडीन को क्या करती है, ट्रैप करती है। क्या करती है, ट्रैप करने का भी काम करती है। ब्लड के अंदर क्या करती है, आयोडीन को ट्रैप करने का काम भी ये क्या करती है, मतलब कि क्यूबोइडल एपिथेलियम करती है। यानी कि ब्लड में आने वाला जितना भी आयोडीन होता है उस आयोडीन को ये क्यूबोइडल एपिथेलियम ट्रैप करती है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसके अंदर ब्लड वेस्कुलेशन के हिसाब से देखें थायराइड ग्लैंड को, तो थायराइड ग्लैंड जो है वेरी मोस्ट वास्कुलर टिश्यू आफ्टर द एड्रिनल कॉर्टेक्स। यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद में अगर हम देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड जो होती है बहुत ज्यादा वास्कुलर टिश्यू होता है, जिसको संवहनी ऊतक कहते हैं, संवहनीय ऊतक कहा जाता है। इसमें ब्लड की बहुत ज्यादा मात्रा क्या होती है, परिसंचरित होती है, सर्कुलेट होती है, या इसके कारण क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा आर्टरी और वेंस होती है। तो इस ब्लड के साथ आने वाला जो आयोडीन होता है उसको ट्रैप करने का काम कौन करती है, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको इस थायराइड ग्लैंड के अंदर अभी तक ये बताया कि थायराइड ग्लैंड जो होती हैं वो क्या होती हैं, बाइलोब्ड होती है। कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है, यानी कि द्विपिंडीय होती है। ठीक है, एक चीज तो हमको ये क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि बोथ लोब आर जॉइंट बाय इस्थमस। मतलब कि दोनों के जो दोनों लोब हैं वो किससे जुड़े होते हैं, इस्थमस से जुड़े होते हैं। दोनों लोब किससे जुड़े होते हैं, इस्थमस से जुड़े होते हैं, है ना। द फॉलिक्यूलर सेल्स आर प्रेजेंट इन द लोब ऑफ थायराइड्स। यानी कि फॉलिक्यूलर सेल आर प्रेजेंट इन लोब ऑफ थायराइड। यानी थायराइड के लोब में कौन सी सेल होती है, पुट्टक कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। कौन सी कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, पुट्टक सेल। कौन सी कोशिका प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर के जो लोब हैं उनमें कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, पुट्टक कोशिकाएं होती है। यानी कि फॉलिक्यूलर जो सेल है, फॉलिक्यूलर सेल्स की जो लाइनिंग है यानी कि जो मेम्ब्रेन है या जो आउटर लाइनिंग है फॉलिक्यूलर सेल के अंदर क्या होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है। क्या होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, घनाकार उपकला भी कहते हैं। इस घनाकार उपकला का जो फंक्शन है वो क्या क्या है, देख लीजिए आप लोग। ये क्या करती हैं, थायरोग्लोबुलिन का क्या करती हैं, थायरोग्लोबुलिन सिक्रेट करती हैं, यानी थायरोग्लोबुलिन का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, थायरोग्लोबुलिन का क्या करती है, स्त्राव करती है। कौन, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम करती है। आगे मेरी बात समझ में। दूसरा क्या काम करती है ना, ट्रैप ऑफ आयोडीन फ्रॉम ब्लड। इसका भी यही काम है, ट्रैप ऑफ आयोडीन फ्रॉम ब्लड, यानी कि रक्त से आयोडीन को क्या करने का काम करती है, पकड़ने का।
मतलब ये चीजें हमको समझ में आ गई बहुत अच्छे से कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये दो लोब की होती हैं, इनके बीच में फॉलिकुलर सेल्स बनी होती हैं, ये ओवल शेप्ड भी होती है, राउंडेड भी होती हैं, ठीक है। इन फॉलिकुलर सेल को हम पुट्टक कोशिकाएं कहते हैं। फॉलिकुलर सेल्स की एनलार्ज स्ट्रक्चर हमने देखते हैं, तो इसके एनलार्ज स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसकी जो आउटर लाइनिंग होती है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। और इसकी जो ल्यूमन होती है उसमें एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसके अंदर थायरोग्लोबुलिन होता है, और थायरोग्लोबुलिन में टायरोसिन के रेजिडुअल यानी टायरोसिन एक एमिनो एसिड है जिसके अवशिष्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी जो मतलब ये फॉलिकुलर सेल है, इनके बाहर कुछ ऐसी स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती हैं, ऐसी कुछ स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती है। इन स्पेसिफिक सेल को, ये जैसे कि नाम से ही, इनके नेचर से ही पता चल रहा है, को क्या कहा जाता है, पैराफोलिक्यूलर। क्या कहा जाता है, पैराफोलिक्यूलर सेल कहा जाता है। इन जो ये जो फॉलिकुलर सेल के बाहर जो सेल दिखाई दे रही है, इन सेल को हम क्या कहते हैं, पैराफोलिक्यूलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसा कि नाम से पता चलता है, पैरा का मतलब आउटसाइड ऑफ द फॉलिक्यूलर, यानी फॉलिक्यूलर के बाहर है, तो इसको पैराफोलिक्यूलर सेल कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सी सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी सेल भी कहते हैं। तो अब देखिए जो सी सेल होती है या पैराफोलिकुलर सेल्स जो होती हैं, ये एक स्पेसिफिक हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जिसे थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहा जाता है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है। दिस इज ए पेप्टाइड हार्मोन rather than, जबकि अगर आप देखेंगे थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो एमिनो एसिड या मॉडिफाइड एमिनो एसिड से बना होता है, लेकिन ये पैराफोलिकुलर जो हार्मोन, पैराफोलिकुलर सेल से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो क्या कहलाता है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन कैसा होता है, पेप्टाइड नेचर का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, पेप्टाइड नेचर का होता है। आगे मेरी बात समझ में, ये एक प्रकार का एंटागोनिस्ट हार्मोन होता है। ये क्या होता है, एंटागोनिस्ट हार्मोन होता है। किसका, पीटीएच पैराथार्मोन का। किसका, या जिसे कोलिक हार्मोन भी कहते हैं, पीटीएच को कोलिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रेट होकर आता है, उसका एंटागोनिस्ट हार्मोन है। एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है कि ये पीटी जो एच हार्मोन है या पैराथार्मोन है उसके विपरीत काम करता है। पैराथार्मोन का काम क्या होता है कि यह ब्लड के अंदर, किसमें, ब्लड में कैल्शियम आयन, कौन सा आयन, कैल्शियम आयन का लेवल या कैल्शियम आयन की जो मात्रा है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन भी कहा जाता है। किसको, पीटीएच को हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन भी कहते हैं, कारण कि ये ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ाता है। दूसरी बात देखिए, इसके अपोजिट थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन काम करता है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड से कैल्शियम को बाहर निकालता है और बोन्स में डिपॉजिट करवाने का काम करता है। दैट मीन्स ये क्या करता है, कैल्शियम आयन का जो लेवल है इन ब्लड कैल्शियम आयन का जो लेवल है वो क्या करता है, कम करता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन भी कहते हैं। तो हम, मुझे एक बात और समझ में आ गई कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कुल दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक तो फॉलिकुलर सेल है, दूसरी कौन सी है, पैराफोलिकुलर सेल होती हैं। फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं उसकी स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताई। ये एक बड़ी गोलाकार सेल्स होती है, अंडाकार सेल होती है, ओवल शेप्ड और राउंडेड सेल्स होती है। इसकी आउटर लेयर जो होती है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी होती है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड अदर कंपटीशन एग्जामिनेशंस। ये क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है जिसको घनाकार उपकला भी कहते हैं। इसकी ल्यूमन में ग्लाइकोप्रोटीन भरा रहता है जो एक प्रकार का थायरोग्लोबुलिन भरा रहता है जो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इसमें टायरोसिन के रेजिडुअल्स होते हैं। क्या होते हैं, टायरोसिन एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है।
अब चलिए आगे बात करते हैं। हमने देखा कि जो फोलिकुलर सेल है, इस फोलिकुलर सेल के अंदर सॉरी फोलिकुलर सेल के बाहर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है जिसे हम लोग पैराफोलिकुलर सेल कहा जाता है, इन्हें सी सेल भी कहते हैं। पैराफोलिकुलर सेल्स एक हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं जिसे थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं, और ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन पेप्टाइड नेचर का होता है, जबकि थायराइड का जो मेन हार्मोन है जिसे थायरोक्सिन कहते हैं वो कैसा होता है, मॉडिफाइड एमिनो एसिड का बना होता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था पहले भी, वापस मैं एक बोरिंग डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ कि थायरोक्सिन जो है वो एक प्रकार का क्या है, मॉडिफाइड एमिनो एसिड हार्मोन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है वो एंटागोनिस्ट होता है पैराथार्मोन के, और पैराथार्मोन निकलता है कहां से, पैराथार्मोन निकलता है पैराथायराइड ग्लैंड से। इसे कोलिक हार्मोन भी कहते हैं, और ये इसका काम क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाकर काम करता है। लेकिन इसके अपोजिट कौन काम करता है, थायरोकैल्सिमिक हार्मोन जो होता है, ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ब्लड से कैल्शियम के लेवल को कम करता है और बोन्स में डिपॉजिट करने का काम करता है, इसलिए इसे हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन कहते हैं, और इसको पीटीएच को हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कहते हैं। आई होप ये जो डिस्कशन था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। फिर हम देखते हैं कि थायरोक्सिन का सिंथेसिस मतलब थायराइड ग्लैंड के द्वारा कैसे होता है। चलिए अब देखते हैं हम थायरोक्सिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड जब थायरोक्सिन का फॉर्मेशन करती है तो उसके लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो बेसिकली अगर थायरोक्सिन बनाने के लिए, बेसिकली थायरोक्सिन को बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायर्ड होती है, एक तो टायरोसिन और दूसरा क्या होता है, आयोडीन। बेसिकली मैंने अभी आपके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होता है, नंबर 1 टायरोसिन, नंबर 2 क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। आयोडीन आपको कहां से मिलेगा, बाहर फूड से लेना पड़ेगा। ठीक है, टायरोसिन कहां होता है, आपकी फोलिकुलर सेल के अंदर पड़ा होता है। तो अगर आपको थायरोक्सिन बनाना है, क्या बनाना है, थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसिस करना है, तो थायरोक्सिन सिंथेसिस करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नंबर 1 टायरोसिन, नंबर 2 आयोडीन की। इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मान लीजिए ये एक टायरोसिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि किसी के अंदर क्या करा है, किसी फोलिकुलर सेल के अंदर पड़ा है। ठीक है, और ये एक क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल है। इसका नेचर क्या है, ये ब्लड में आने वाला जो आयोडीन होगा उसको ट्रैप करेगी। किसको ट्रैप करेगी, और किसके अंदर डाल देगी, इसके ल्यूमन के अंदर डालेगी। ये आयोडीन किसके साथ जाकर अटैच हो गया, इसके एक टायरोसिन के साथ जाकर अटैच हो गया। तो एक टायरोसिन 1 आयोडीन प्लस टायरोसिन दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, मोनो आयोडो टायरोसिन बनाएगा। क्या बनाएगा, जिसको हम लोग एब्रिवेटेड फॉर्म में क्या कहते हैं, MIT भी कहते हैं। इसका एब्रिवेशन क्या है, MIT, यानी कि एक आयोडीन और एक टायरोसिन जुड़कर क्या बना रहा है, मोनो आयोडो टायरोसिन बना रहा है। क्या बना रहा है, मोनो आयोडो टायरोसिन बना रहा है। इसके बाद में एक MIT प्लस एक इसके साथ आयोडीन और जुड़ेगा, तब क्या बनाएगा, डाई आयोडो टायरोसिन बनाएगा। क्या बनाएगा, डाई आयोडो टायरोसिन बनाएगा। फिर एक DIT प्लस एक MIT जुड़कर क्या बनाएगा, ट्राई आयोडो टायरोनीन बनाएगा। ये थायरोक्सिन नहीं है, इसका नाम है ट्राई आयोडो थायरोनीन। क्या नाम है, ट्राई आयोडो थायरोनीन नाम होता है। फिर एक DIT प्लस एक DIT जुड़कर क्या बनाएगा, टेट्रा आयोडो थायरोनीन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, T4 भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, T3 भी कहते हैं। इसी का नाम क्या है, थायरोक्सिन नाम है। यही क्या है, थायरोक्सिन नाम होता है। बॉडी के अंदर 80% तो क्या बनता है, T4 बनता है, और 20% क्या बनता है, T3 बनता है। लेकिन T3 इज मोर
स्ट्रॉन्ग देन T4। T3 की जो अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखें, अगर किसके हिसाब से देखें, क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो T3 क्या बनेगा, लेस देन T4 बनेगा, है ना। क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो 20% बनता है क्या T3 और 80% बनता है क्या T4। और स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो T3 इज मोर स्ट्रॉन्ग देन T4 होता है। बॉडी के टिश्यूज के ऊपर अगर अपन बात करें तो T4 जो होता है वो 60% टिश्यू पर काम करता है और T3 जो होता है वो 40% टिश्यू पर अपना फंक्शन करता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंटरचेंजेबल होते हैं, लेकिन इस लेवल पर इनका डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अपने लिए इतना ही चीज इंपॉर्टेंस है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। मैंने आपको बताया अभी कि जो ये फोलिकुलर सेल है, इसके अंदर टायरोसिन रेजिडुअल्स होते हैं, ये आयोडीन के साथ अटैच करते हैं। एक आयोडीन और एक टायरोसिन जुड़ के मोनोआयोडोटायरोनिन बनाता है। एक मोनोआयोडोटायरोनिन टायरोसिन प्लस एक आयोडीन इसके साथ और जुड़ने पर ये डाईआयोडोटायरोनिन बनाएगा। DIT और MIT को जोड़कर क्या बनाया जाएगा, ट्राईआयोडोटायरोनिन, जिसे T3 कह रहे हैं। और चौथा जो होता है वो दो DIT मॉलिक्यूल को जोड़ने के बाद में क्या बनाया जाता है, T4 थायरोक्सिन बनाया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, इसको यहां से क्लीव किया जाता है, जो काटा जाता है, तोड़ा जाता है, एंड देन इसको बाद में कहां डाला जाता है, ECM एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। और फिर वहां से कहां जाएगा, ये ब्लड में जाएगा और ब्लड से ये बॉडी के अंदर पहुंचेगा। और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है बॉडी की हर सेल पर फंक्शन करता है, बॉडी की हर सेल के ऊपर अपना फंक्शन करता है। तो हमने ये देखा जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कैसे सिंथेसाइज होता है। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है, यानी कि बॉडी के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसका क्या फंक्शन है, बॉडी के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कैसे फंक्शन करेगा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। जो थायरोक्सिन हार्मोन है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये थायरोक्सिन हार्मोन दो फॉर्म में, T3 और T4 के फॉर्म में। इन अगर एक्टिव फॉर्म की बात करें हम लोग तो T3 और T4 दोनों इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, इसके फॉर्म में ये सिंथेसाइज्ड होता है और देन बॉडी के अंदर इसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। मैं एक चीज और बता देता हूं, बॉडी के अंदर अगर थायरोक्सिन का फॉर्मेशन करवाना है तो इसके लिए यानी पर डे के थायरोक्सिन के लिए कम से कम 120 यानी 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। यानी कि पर डे का अगर थायरोक्सिन आपको बनाना है, बॉडी के थायराइड ग्लैंड को अगर बनाना है तो उसको कम से कम 120 कितनी 120 माइक्रोग्राम किसकी आयोडीन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और थायरोक्सिन के अंदर मैक्सिमम 3 मंथ तक थायराइड ग्लैंड के अंदर मैक्सिमम 3 मंथ तक थायरोक्सिन को स्टोर करके रखा जा सकता है। थायरोक्सिन को क्या करके रखा जा सकता है, स्टोर करके रखा जा सकता है। अगला जो बात है, अगला जो अपना डिस्कशन है वो डिस्कशन है वो थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन पर है। किसके ऊपर है अगला डिस्कशन, तो इसके फंक्शन की अगर अपन बात करते हैं, किसकी फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की अगर फंक्शन की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है, देखिए थायरोक्सिन हार्मोन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन आवर बॉडी। इट इज, ये जो है बॉडी की लगभग सेल के ऊपर क्या करता है, अपना काम करता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, इट इज रेगुलेट BMR को हम बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। क्या कहते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। BMR को क्या कहा जाता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो होती है कि मतलब कि अगर हम लोग कैलोरी के रूप में बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जो न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता होती है, उसके लिए जो फिजियोलॉजी करवानी पड़ती है, फिजियोलॉजिकल जो या मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। क्या करते हैं, अगर बेसिक मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर थायरोक्सिन T3 और T4 का अगर लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो BMR भी बढ़ जाता है, और BMR बढ़ जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, वेट, क्या वेट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
वेट कम हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये रेगुलेट करता है किसको, बीएमआर को। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो क्या है, ग्रोथ पर। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ग्रोथ का। बेसिक मेटाबॉलिक रेट के बाद में इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ग्रोथ का है। हमने पिट्यूटरी का जब ग्रोथ हार्मोन पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि पिट्यूटरी जो ग्रोथ को इफेक्ट करता है वो केवल फिजिकल ग्रोथ को इफेक्ट करता है। पिट्यूटरी का जो ग्रोथ हार्मोन है वो केवल और केवल फिजिकल ग्रोथ को इफेक्ट करता है, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो बॉडी की तीनों ग्रोथ को, किसको, तीनों टाइप्स की ग्रोथ को, कौन कौन सी को, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ, तीनों ग्रोथ पर अपना इफेक्ट डालता है। तीनों ग्रोथ पर इफेक्ट डालता है। फिजिकल ग्रोथ में ये मोस्टली किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, स्केलेटल जो टिश्यू होते हैं, कौन से टिश्यू होते हैं, स्केलेटल टिश्यू, उनके ऊपर ये क्या करता है, अपना इफेक्ट डालता है। आपने ग्रोथ हार्मोन के अंदर देखा था कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, वो प्रोपोर्शनेट ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ करवाता है। लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो प्रोपोर्शनेट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये स्केलेटल जो टिश्यू होते हैं उनके ऊपर ग्रोथ करवाता है। इसके अलावा ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति का मानसिक विकास, उसके लिए भी ये क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। और कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल जो डिजायर होती है उसको भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो मैंने इसके दो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनके बारे में डिस्कस किया। एक तो इसका जो पहला फंक्शन तो क्या है कि इट्स रेगुलेट द बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अगर टेम्परेचर T3 T4 का लेवल बढ़ता है तो बीएमआर बढ़ेगी, और बीएमआर बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, उस वक्त व्यक्ति का वेट लूज होगा। वेट क्या होगा, लूज होगा। इनकेस अगर T3 T4 का लेवल अगर कम होता है तो बीएमआर का लेवल भी क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर भी डाउन आएगा और वेट गेन होगा। वेट क्या होगा, गेन होगा। जो हम लोग इसकी एबनॉर्मलिटीज में पढ़ेंगे कि कैसे वो लेथार्जिक हो जाता है ना, और सोमनोलेस हो जाता है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें समझना है कि ये रेगुलेट कैसे करता है बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन को। तो बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन को ये रेगुलेट क्या करता है, बीएमआर को या तो बढ़ाता है या क्या करता है, कम करता है। और जब इसका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से बीएमआर में भी क्या होगा, चेंज आएगा। बीएमआर में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। अगली इसकी जो खास बात है कि ये जो हार्मोन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बढ़ा देता है। ग्लूकोज का क्या करता है, ऑक्सीडेशन बढ़ा देता है। इसलिए इसको हम लोग डायबिटोजेनिक या कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि सोडियम और पोटेशियम की जो एटीपेज का जो रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। ये क्या करता है, कार्बो, इसका जो मेटाबॉलिक जो फंक्शन है वो देखिएगा आप लोग, मेटाबॉलिक जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, क्या करता है मेटाबॉलिक फंक्शन के अंदर, नंबर 1 जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बढ़ा देता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो एटीपेज की जो रिएक्शन है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज की जो रिएक्शन है उसको क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। समझ में आ गई बात। इसके बाद में ये क्या करता है कि जो लिपिड होती है, लिपिड के ऊपर अगर आप इसका फंक्शन देखेंगे तो ये लिपिड के एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, दूसरा जो इसका मेटाबॉलिक जो फंक्शन है वो जो लिपिड होती है, लिपिड के एनाबोलिज्म भी करवाता है, एनाबोलिज्म को भी बढ़ाता है, और क्या करता है, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म को भी क्या करता है, दोनों को ही ये क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन कब जब अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल एप्रोप्रिएट होता है तब तो ये क्या करता है, एनाबोलिक इफेक्ट दिखाता है। और जब T3 T4 की लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, व्हेन लेवल ऑफ T3 एंड T4 इज इंक्रीज, अगर इनका लेवल बढ़ गया तो इसका कैटाबोलिज्म करवाएगा, लिपिड का क्या करवाएगा, कैटाबोलिज्म
करवाएगा। प्रोटीन का जो है इसके ऊपर भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है। आगे थोड़ी सी चीज मैं और बताता हूं कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। जो T3 T4 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। इसका जो प्रोटीन पे इसका जो फंक्शन है वो भी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को क्या करवाता है, ये इंक्रीज करवाता है। एंड इसका जो अगला जो फंक्शन है इज माइल्ड इफेक्ट ऑन इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि ब्लड का जो टिश्यू होता है, यानी ब्लड के संश्लेषण या ब्लड के सिंथेसिस को, ये रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को भी क्या करता है, हल्का सा प्रभावित करता है, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो सेक्सुअल जो गोनेडल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी ये थोड़ा बहुत प्रभाव डालता है। तो इसके जो मेन फंक्शन है मैंने आपको बताया, मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं कि इसके जो मेन फंक्शन है वो क्या क्या है। मेन फंक्शन के अंदर ये अगर देखेंगे तो ये BMR को रेगुलेट करता है, ठीक है। BMR को कम भी करता है और ज्यादा भी करता है। अगर ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होगा ब्लड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन तो ये BMR को बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और वेट जो होगा वो क्या होगा, लूज होगा। अगर सिक्रेशन कम हुआ है तो क्या होगा, सिक्रेशन कम होने से कि BMR डाउन आएगा, टेम्परेचर डाउन आएगा और वेट गेन होगा। अगली अगर बात करते हैं इसकी ग्रोथ के ऊपर, तो ग्रोथ में ये फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल शायद तीनों प्रकार की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। मोस्टली ये स्केलेटल ग्रोथ को इफेक्ट करता है, जैसा कि पिट्यूटरी हार्मोन के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पर प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हो रही थी सॉफ्ट टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू में, लेकिन ये स्केलेटल जो टिश्यू होता है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। इरिथ्रोपोइसिस पे ये माइल्ड इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये किसके ऊपर काम करता है, इसके मेटाबॉलिक फंक्शन भी है जो मैंने बताया, जनरली आपको कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करवा देता है और सोडियम पोटेशियम का जो एटीपेज रिएक्शन है उसको इंक्रीज करवाता है। लिपिड और प्रोटीन का एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों करवाता है। इसकी बढ़ी हुई मात्रा जो है कैटाबॉलिज्म करवाएगी और नॉर्मल लेवल पर ये क्या करवाने का काम करता है, एनाबॉलिज्म का काम करता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन और वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर पॉइंट एग्जामिनेशन ऑफ फ्यूचर। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि T3 और T4 का जो लेवल है वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अलावा अगर मैं खाली थायरोक्सिन की बात नहीं करूं और पूरी थायराइड ग्लैंड की अगर बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूं, तब इसका अगला जो फंक्शन होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करती है, लेवल ऑफ कैल्शियम क्या करती है, इंक्रीज करती है इन ब्लड में क्या करती है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करती है। जैसे आपने देखा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, ब्लड में ब्लड से वो कैल्शियम का लेवल को क्या करता है, कम करता है। लेकिन ये ब्लड नहीं लिखकर मैं अगर यहाँ पर बॉडी लिखूं तो ये कैल्शियम का लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक छोटी सी चीज और बताता हूं, अगर मान लीजिए किसी सेल के ऊपर क्या हो गया है कि थायरोक्सिन हार्मोन पहले एक्ट कर गया है, तो ये बाद में बहुत सारे जैसे न्यूरो हार्मोन्स वगैरह के लिए क्या करता है, परमिशिबल कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जितने भी फर्स्ट ग्रुप वाले जो हार्मोन्स मैंने आपको बताए थे, एक जनरल डिस्कशन ऑफ हार्मोन मैकेनिज्म के अंदर, कि बाकी के सारे जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन इज ओनली हार्मोन विच इज एक्सेप्ट स्टेरॉइड ओनली हार्मोन, इट इज ए लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, बिकॉज इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूक्लियस में जाकर वहां पर रिसेप्टर के साथ अटैच होकर फिर वो क्या करता है, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। तो ये एक प्रकार का लिपिड सोल्यूबल होता है। इसलिए अगर थायरोक्सिन हार्मोन पहले किसी सेल पर इफेक्ट कर गया या एक्ट कर गया है तो उसके बाद में ये कुछ न्यूरो हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए उसको क्या कर देता है, परमिसेबल कर देता है। जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन, तो उनके लिए भी ये क्या हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन को परमिसेबल
कर देता है। तो आज हमने देखा कि जनरल डिस्कशन ऑफ थायराइड्स के स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड उससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन एंड देन थायरोक्सिन का जो फंक्शन है उसके बारे में। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तब इसके एबनॉर्मलिटीज ऑफ द थायराइड हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।